बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन शोबा CME पीमा कराची के किताबों से आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीमा कराची की रवायत रही है कि उसने अवामी आगही के लिए और मुख्तलिफ़ बीमारियों की आगही के हवाले से जनरल पब्लिक और आम लोगों की नॉलेज के लिए एक लेक्चर सीरीज़ और एक रिकॉर्डेड लेक्चर की सीरीज़ हमने शुरू की है। कैंसर इस वक्त यकीनन हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, कैंसर किसी भी उम्र में किसी भी मौके पर आ सकता है। पाकिस्तान में जब हम कैंसर की बात करते हैं तो लोगों के जहन में फ़ौरन ही एक ख़तरनाक बीमारी आती है कि जिस अल्टीमेटली जो कि इंसान की मौत का बायस बनती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब कैंसर किसी को तशख़ीस होता है तो जहन में मुख्तलिफ़ मनफी ख़यालात जन्म लेते हैं, मुख्तलिफ़ टैबूज़ जन्म लेते हैं, ठीक है। और कैंसर को किसी को हो गया तो फिर कहते हैं उसको छेड़ो नहीं, उसकी बायोप्सी नहीं करो, वो और फैल जाएगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के जहन में तवहमात, टैबूज़। तो पीमा कराची ने सोचा कि वाई नॉट हम एक ऐसा अवामी आगही के लेक्चर सीरीज़ को प्रेजेंट करें जो कि जनरल पब्लिक के लिए हो और जिसमें कॉमन कैंसर जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ख़वातीन में छाती का कैंसर, मुंह का कैंसर मर्दों के अंदर, फेफड़ों का कैंसर, हड्डी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर और तो दसियों किस्म के कैंसर हैं जिससे किसी न किसी शक्ल में इंसान जो है वो मुतासर होता है। तो उनके हवाले से आगाही फ़राहम की जाए। आगाही क्या हो सकती है? ज़ाहिर है कि कैंसर के कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या हों, किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, उसके इलाज की क्या सहूलियात मौजूद हैं, किसी को खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी हो तो उसको कहाँ पर रेफ़र किया जाए। तो हम ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आगाही फ़राहम की जाए और इंशाअल्लाह हम इस नौइयत के यानी कैंसर की अवामी आगाही के तकरीबन 20 लेक्चर्स आम लोगों के लिए तैयार करेंगे इंशाअल्लाह, कि जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको हम पेश करते रहेंगे। वो आप देखें, अपने मालूमात में इजाफ़ा करें, अपने साथ प्यारों की मालूमात में इजाफ़ा करें ताकि कैंसर जैसे बीमारी से वक्त पे काबू पाया जा सके, वक्त पे रेफ़र किया जा सके और आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत और आफ़ियत के साए में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कैंसर अवेयरनेस सेशन के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के हवाले से या फिर रेडियोथेरेपी के हवाले से। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल मज़हर कुरैशी साहब। आप पीडियाट्रिक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही साथ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हेड हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब, विदाउट फर्दर अडू मैं डायरेक्टली सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो है वो है क्या और रेडियोथेरेपी जो है वो क्या है, किस तरह से ये इलाज जो है वो कैंसर में किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी स्पेशलिटी को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इलाज है बच्चों के कैंसर के। इसमें रेडिएशन थेरेपी, अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी एक्सरेज होते हैं जिसके ज़रिए से कैंसर सेल्स को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा ये इलाज अकेले इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी दफ़ा कीमोथेरेपी यानी कि दवाइयों और सर्जरी के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रेडियोथेरेपी की तरफ जब हम जाते हैं तो कैंसर की बहुत सारे होते हैं, कीमोथेरेपी भी है, उसके ऊपर भी हमारा जो है वो एक और सेशन आने वाला है, उसके अंदर बाकायदा हम डिटेल से बात करेंगे। दवाइयों से भी इलाज किया जाता है, तो ये रेडिएशन पर कब जाया जाता है, पर्पस क्या होता है इसकी तरफ जाने का? देखिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुख्तलिफ़ कैंसर्स में रेडिएशन थेरेपी मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिसमें बायोप्सी के बाद फ़ौरी तौर पर सिर्फ रेडिएशन थेरेपी की जाती है, लेकिन ज़्यादातर कैंसर्स में ऑपरेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी की जाती है या फिर कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी की जाती है। अगर कोई ये जानना चाहे कि कौन सा सही वक्त है कैंसर में रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल करने का, तो वो उसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। सही। इस कब इलाज में इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी डोज में करनी चाहिए, किस तरह से सीक्वेंसिंग होगी सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद या पहले, ये एक बोर्ड डिसाइड करता है जिसको हम मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड कहते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड में बेसिकली
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, सर्जन होते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। और मरीज़ की, बच्चे की बीमारी की स्टेज, उसकी नौयत और बीमारी की नौयत को देखते हुए ये फैसला किया जाता है कि रेडिएशन थेरेपी कब इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी विल यू रेकमेंड? देखिए, मुख्तलिफ कैंसर्स में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो एक होती है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी जो बाहर से दी जाती है, और एक इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है जो कॉन्टैक्ट के ज़रिए से दी जाती है, जिसको ब्रेकी थेरेपी की कहते हैं। बच्चों में ब्रेकी थेरेपी का ज़्यादा रोल नहीं है, बल्कि टेली थेरेपी या एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। बच्चों की रेडिएशन थेरेपी बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें माहिर डॉक्टर्स, क्लिनिकल मेडिकल फिजिसिस्ट और रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट डिलीवरी में रोल अदा करते हैं। और इसके बारे में जो है वो कोई मिथ वगैरह भी है कि जैसे कि लोग आम तौर पर कैंसर से वैसे ही डरते हैं, कैंसर का नाम आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके रेडिएशन थेरेपी के हवाले से भी कोई मिथ है जिसको आप आज ख़त्म करना चाहेंगे? देखें, बहुत सारी मिथ्स हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। कई दफ़ा और पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। बहुत सारी दफ़ा लोग रिलाई करते हैं सर्जरी से बचने के लिए या कीमोथेरेपी से बचने के लिए, या फिर बायोप्सी से बचने यानी कि बग़ैर तशख़ीस के लोग चाहते हैं कि हम ऐसा इलाज करा लें जिससे मरीज़ ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट में विदाउट बायोप्सी इलाज करना और बग़ैर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के मशवरे के इलाज करना मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर पे बच्चों में। बिल्कुल, बच्चों में और बड़ों में भी इसी तरह से है। दूसरा ये है कि कुछ लोग रेडिएशन थेरेपी से डरते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बिल्कुल हैं, लेकिन जहाँ पे उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा नज़र आ रहा हो तो रेडिएशन थेरेपी के इलाज की तरफ जाना चाहिए, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट रिकमेंड करें और हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में ये चीज़ डिसाइड हो या रिकमेंडेशन हो कि हम रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए से बच्चों का इलाज करें। और आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि बड़े फ़ायदे को देखा जाए, छोटे नुकसान के ऊपर नज़र जो है वो ना जमाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अक्यूट इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि रेडिएशन के फौरी बाद होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ बिल्कुल हैं रेडिएशन थेरेपी के, उनको मैनेज किया जाता है और जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है कि बच्चे की बीमारी को क्योर करना, यानी कि कैंसर को ख़त्म करना। एक दफ़ा जब हम कैंसर पे काबू पा लेते हैं तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके रिलेटेड जो मुज़र असरात हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये कि रेडिएशन थेरेपी कितना काम करती है, एक ये भी सवाल है। एक तो ये सवाल है ना कि उसके नुकसान क्या हैं, तो उसके पर अभी आपने बात की, तो कितना ये काम करती है, कितने % चांसेस होते हैं कि ये सही काम कर देगी और कैंसर को ख़त्म कर देगी, और कौन सा स्टेज है जिसके अंदर आप लोग जो है मोस्टली रेकमेंड करते हैं कि अब रेडिएशन थेरेपी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, रेडिएशन थेरेपी मुख्तलिफ स्टेजेस में डिफरेंट कैंसर्स में इस्तेमाल की जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि रेडिएशन थेरेपी सिर्फ स्टेज 4 में दी जाती है या फिर स्टेज 1 में दी जाए। बहुत सारे कैंसर्स में आजकल के दौर में दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं, सर्जरीज इम्प्रूव हुई हैं, रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक और डोजेस बेहतर हो गई हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग और डिलीवरी टेक्निक्स बेहतर हो गई हैं, जिसकी वजह से आजकल कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ मिला के जो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है उसके साथ मिला के 80 से 90% तक कामयाबी हासिल की जा सकती है कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी की मदद से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे कीमोथेरेपी बेहतर समझी जाती है रेडिएशन थेरेपी के लिए। जैसे अगर हम ALL जो कि एक बच्चों का कॉमन खून का कैंसर है, उसमें तकरीबन रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर हैं जैसे सार्कोमास, बोन के ट्यूमर्स हैं जिनको यूविंग सार्कोमा, या फिर हॉजकिंस डिजीज़ जो एक और गुदूद का ब्लड रिलेटेड कैंसर है, उसमें अभी भी रेडिएशन थेरेपी का रोल है। और तमाम डिफरेंट मोडालिटीज़ को मिला के इलाज करके 80 से 90% तक हम
क्योर रेट अचीव कर सकते और हैं। ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल। देखें, ब्रेन ट्यूमर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। Right. वो सिर्फ बायोप्सी करके या फिर सर्जरी करके उन पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं जिनमें रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से मेडुलोब्लास्टोमा जी। एक ट्यूमर है जिसमें रेडिएशन थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उसको इस्तेमाल किए बगैर क्योर मुमकिन नहीं है। इसी तरह से इपेंडाइमोमा में रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। हाई ग्रेड ग्लायोमास में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि किसी भी ट्यूमर में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल सिर्फ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मशवरा करके ना किया जाए। ये एक कंबाइंड डिसीजन होता है जिसमें सर्जन, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो टीम को लीड करते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मिलके ये कॉम्बो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सब माहिरीन की का मशवरा ज़रूरी है। और फिर जब एक दफ़ा बोर्ड ये रिकमेंड करे कि रेडिएशन थेरेपी एक मौजू इलाज है किसी पर्टिकुलर कैंसर में, तो फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की रेडिएशन थेरेपी की जो टीम है वो उस बच्चे के लिए बेहतरीन मोडालिटी, अप्रोप्रिएट डोज और टेक्निक का फैसला करें। डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेस किया ना, ये वाला कि सिर्फ एक ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से ही सिर्फ मशवरा करके जो है वो ना करवा लीजिए। हमारे यहाँ आम तौर पे ये वाली चीज़ जो है ना कि मुशावरत वाला जो अमल है वो लोगों को पता नहीं होता और वो फिर करवा लेते हैं, उसके बाद फिर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल। और खुदा न खास्ता किसी के जो है वो कैंसर सेल जहाँ ख़त्म करने की ज़रूरत थी वहाँ जो है मामला और ज़्यादा ख़राबी की तरफ भी चला जाता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स ज़ाहिर है कंसर्न होते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं सर्जरी या बायोप्सी या सर्जिकल रिसेक्शन। ज़ाहिर है उसके सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो वो रुजू करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से कि हम सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हम रेडिएशन थेरेपी से इलाज मुमकिन अगर हो सके तो उसको वो किए। बहरहाल रेडिएशन थेरेपी का एक किरदार है ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने में और उसको क्योर करने में, लेकिन वो सोल मोडालिटी नहीं है, वो वाहिद इलाज नहीं है जो कि सिर्फ हम बायोप्सी से बचने के लिए या सर्जरी से बचने के लिए वो करें। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी का रोल तशख़ीसी होता है बायोप्सी लेने के लिए, यानी कि हमें टिश्यू मिल जाए और हमें डायग्नोसिस पता चल जाए और फिर हम रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे भी सिचुएशन होती हैं जब बायोप्सी मुमकिन नहीं होती है, लेकिन उस सूरत में भी एक टीम, एक बोर्ड जो है वो, और बोर्ड में भी ज़रूरी है कि एक्सपर्ट लोग हों जो कि उस बीमारी को, उसकी नौइयत को और हर ट्रीटमेंट जो कि मुमकिन ऑफ़र किया जा सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझें और उसकी रोशनी में डिसीजन ले कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर साहब बात की कि थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात होती भी है, कुछ लोग डरते भी हैं, तो मोस्ट लाइकली साइड इफ़ेक्ट्स हैं कौन से, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए। देखें, रेडिएशन थेरेपी एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और आजकल जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो गैजेट्स हमारे पास हैं, मशीन्स इम्प्रूव हो चुकी हैं, सॉफ्टवेयर बेहतरीन हमारे पास अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी कई जगह पे पीडियाट्रिक रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स कम होते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में ऐसा ही है। रेडिएशन थेरेपी का कोई भी इफ़ेक्ट, चाहे वो किसी भी एज में इस्तेमाल की जाए या कैंसर में इस्तेमाल की जाए, सिर्फ उस जगह तक मॉडर्न ट्रीटमेंट टेक्निक से के ज़रिए से जो साइड इफ़ेक्ट है या जो उसके इफ़ेक्ट हैं वो सिर्फ उसी जगह तक महदूद होते हैं जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। अगर किसी को चेहरे पे या ब्रेन में दी जा रही है तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ उसी जगह पे होगा। ठीक है। और कहीं भी जब रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो लोकली थोड़ी सी उस जगह पे सोजिश या वर्म आता है जो कि दवाइयों से इजीली मैनेज किया जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रेडिएशन थेरेपी का होता है जो कि सेकंड कैंसर कॉज करना, जो कि बच्चों में इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। तो ये भी एक वजह है कि रेडिएशन थेरेपी के इस्तेमाल करने का डिसीजन बहुत ज़्यादा
जो है ना सोच समझ कर लेना चाहिए और वो उसी वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए रेडिएशन ट्रीटमेंट जबकि हमें पता हो कि हम उससे मरीज़ को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है, एक्सपर्ट्स ही डिसाइड करेंगे और एक आध कभी काम नहीं होता। जैसे आपने बताया पूरा बोर्ड बैठेगा, वो बात करेंगे, मुशावरत करेंगे, पूरा केस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसके बाद सोचेंगे कि भाई बड़ा फ़ायदा रेडिएशन थेरेपी की तरफ जाने का है या बड़ा नुकसान इसका ज़्यादा है, वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं इसके इलाज की, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। देखिए फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं पाकिस्तान में और मशीन्स भी अब हमारे पास अवेलेबल हो रही हैं। ऑल्दो तकरीबन ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 से ज़ायद लीनियर एक्सेलरेटर जो कि रेडिएशन थेरेपी की मशीन है वो चाहिए हैं पाकिस्तान में। और इस वक्त हम इस ये जो तादाद है 200 लीनियर एक्सेलरेटर से, उससे हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारे पास तकरीबन 50-60 से ज़्यादा मशीन नहीं हैं पूरे मुल्क में और वो भी महदूद हैं बड़े शहरों में। तो उमूमन मरीज़ों को कराची, लाहौर जैसे शहरों की तरफ आना पड़ता है ताकि वो इलाज करा सकें। दूसरी लिमिटेशन ये है पीडियाट्रिक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में ख़ास तौर पे बच्चों के लिए कि सिर्फ मशीन अच्छी होना और सॉफ्टवेयर अच्छा होना हल नहीं है। एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे माहिरीन हो इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में जो कि जानते हों बच्चों, जिनका एक्सपीरियंस हो बच्चों के ट्यूमर को मैनेज करने का और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने का। और तीसरी इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की सेफ्टी के लिए कि उनका राब्ता पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी टीम के साथ हो, क्योंकि ये स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादातर उसमें केसेस में हमेशा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मशवरे में रहना, उनसे रुजू करना कि किस तरह से बच्चों को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ जो अद्वियात की ज़रूरत है, जो डोज मॉडिफिकेशन है, उनकी जो न्यूट्रिशन और अलग रिक्वायरमेंट, वो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट बेहतर तरीके से जानते हैं। तो पूरी टीम का मौजूद होना जो कि एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल या मल्टीडिसिप्लिनरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ही मुमकिन है, वहाँ पे होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। आखिर में कोई मफाद आमा का कोई पैगाम आवाम के लिए आप देना चाहें, पेरेंट्स के लिए देना चाहें? देखें, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि हम अर्ली डायग्नोसिस को अचीव करें। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे 90% या 80% तक कुछ ट्यूमर्स में सक्सेस रेट अचीव हुआ है, वो इसी तरह से अचीव हुआ है कि वो अलामात को जल्दी डिटेक्ट करके डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं और जल्दी इलाज होता है। दूसरा ये कि एक्सपर्ट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जहाँ पे मौजूद हो उस जगह पे बच्चों का इलाज हो। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मैं अपनी स्पेशलिटी की तरफ से देना चाहूँगा वो पीयर रिव्यू है, यानी कि जहाँ भी रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए से इलाज हो रहा हो तो उसमें उस फील्ड के माहिरीन आपस में मशवरा करके लाजमी बेहतरीन वो करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में या किसी भी उसमें ट्रस्ट का लेवल बहुत कम है। ठीक है, हम हर चीज़ में दूसरे सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो क्यों ना हम एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल खुद ही इस चीज़ पे अपने आप को पाबंद करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से इलाज कर रहा हूँ, मैं अपने कोलीग से जो कि एक्सपर्ट है उसमें या और लोगों से ऐसे जो कि इस स्पेशलिटी में एक्सपर्टीज़ रखते हैं उनसे मशवरा करूं और फिर इलाज करूं, ताकि एरर के चांसेस कम से कम हो और हम अपने बच्चों को बेहतरीन सेफेस्ट पॉसिबल इलाज करके क्योर कर सकें। ये आखिर वाली आपने जो बात की, मुशावरत का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स में भी आपस में ज़रूरी है कि अगर जो पेशेंट का इलाज की तरफ जाना चाह रहे हैं वो आपस में मुशावरत करें और वालिदैन इस चीज़ को ज़रूर यकीनी बनाएं कि उन्होंने मुशावरत कर ली है, उसके बाद डिसीजन किया गया है। बिल्कुल, मुशावरत का अमल जो है वो उसमें खैर व बरकत भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। बिल्कुल, और ये कोई दुनिया भर में सीक्रेट नहीं है। दीन के लिहाज से तो ये चीज़ बहुत वाज़े और साबित है, लेकिन जिन लोगों ने, जैसे मैंने जिक्र किया, 80-90% या उससे ज़्यादा अचीव किया, उन्होंने भी इसी को एज अ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेजर तस्लीम करते हुए अपने ऑफर्ड किए गए इलाज को बेहतर बनाया है रिव्यूज़ से और क्वालिटी
एश्योरेंस मेजर्स से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। थॉट प्रोवोकिंग जो है वो आज का सेशन रहा हमारा। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की आपने समझी होंगी, और इंशाअल्लाह ये भी उम्मीद करते हैं कि आप दूसरों तक भी पहुँचाएँगे, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे किसी की जान बच सकती है, किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता है, और ये जो है वो बाइस खैर व बरकत, बाइस सवाब है, और सदका जारिया के तौर पे आप जो है वो इस मफाद आमा के प्रोग्राम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो शेयर कर सकते हैं इसको। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।